बात करेंगे त्रिभुज की। कक्षा 9 में आपने सर्वाक्षम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा था। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि कोई दो त्रिभुज सर्वाक्षम कब होते हैं। आपने कहा था कि जब कोई त्रिभुज है उसकी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो वह त्रिभुज कैसे होते थे? सर्वाक्षम होते थे। अर्थात हम ये दूसरे शब्दों में कहें कि कोई दो आकृतियाँ सर्वाक्षम कब होती है? कोई दो आकृतियाँ सर्वाक्षम तभी होती है जब उनका आकार भी समान हो और रूप भी समान हो। रूप भी समान हो और आकार भी सब समान हो, तो ऐसी आकृतियाँ सर्वाक्षम आकृतियाँ कहलाती है। तो हम यहाँ पर कक्षा 10 में आज हम समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। समरूप आकृतियाँ क्या होती है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं वृत्त का। कक्षा 2 में आपने याद कीजिए कि कक्षा 2 में आपने पढ़ा था कि समान त्रिज्या के वृत्त ये वृत्त है। समान त्रिज्या के जो वृत्त थे वो कैसे थे? सर्वाक्षम थे। इसी प्रकार समान भुजा के वृत्त भी क्या होते थे? सर्वाक्षम होते थे। इसके अलावा हमने कहा था कि समान भुजा के जो समबाहु त्रिभुज है वो भी कैसे होते थे? सर्वाक्षम होते थे। आज हम ये देखेंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं वृत्त की। ये हमारा वृत्त है। इसमें एक त्रिज्या मान लीजिए 5 सेमी है और हमारे पास एक दूसरा वृत्त भी है जिसकी त्रिज्या है मान लीजिए 2 सेमी है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों वृत्त हैं, दोनों का रूप एक जैसा है लेकिन माप अलग अलग है। छोटा है और ये बड़ा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वृत्त चाहे उसकी त्रिज्या भिन्न हो, चाहे कोई भी त्रिज्या का वृत्त हो, यानी सभी त्रिज्याओं के वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी त्रिज्याओं के वृत्त है वो सर्वाक्षम होते हैं। सर्वाक्षम के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी त्रिज्या भी समान होनी चाहिए, रूप भी समान होना चाहिए। इसी तरह हम बात करें वृत्त की। ये हमारा वृत्त है। अगर मैं इसकी भुजा मान लेता हूँ 6 सेमी, ये सारे 6 सेमी होगा। इसी प्रकार हमारे पास एक दूसरा वृत्त है जिसकी भुजा है 2 सेमी। आप यह देख रहे हैं कि इसका रूप तो एक जैसा है लेकिन इसकी जो साइज माप है वो क्या है? साइज क्या है? छोटी बड़ी है। तो ये सर्वाक्षम आकृतियां नहीं कह सकते, लेकिन इसको समरूप आकृतियां कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम समबाहु त्रिभुज लें जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, मान लीजिए 7 सेमी का है, ये 3 सेमी का है समबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये 3 सेमी है। समबाहु यानी सभी समान भुजाएं हैं, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, लेकिन सर्वाक्षम नहीं होंगे। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो आकृतियां सर्वाक्षम होती है वो अनिवार्य रूप से समरूप होती है। यानी कि अगर समान त्रिज्या के कोई दो वृत्त है तो वो रूप में तो समान होते ही हैं। इसका मतलब सर्वाक्षम आकृतियां होती है वह समरूप भी होती है। लेकिन अगर कोई समरूप आकृतियां, जैसे कि ये समरूप आकृतियां हैं, तो ये सर्वाक्षम आकृतियां नहीं है। हम यह पढ़ते हैं 2D आकृतियां और 2 विमाएं की आकृतियां पढ़ते हैं। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये वृत्त है, अगर हम इस वृत्त को इसके ऊपर रखें तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा, कुछ भाग खुला रह जाएगा। इसका मतलब साइज छोटी बड़ी है, तो ये सर्वाक्षम नहीं है। अगर पूरा आकार घेरता है, इसके ऊपर रखने पर ही पूरा आकार आ जाए, तो हम कहेंगे कि कैसा है? सर्वाक्षम भी है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाला है कि जो समस्त आकृतियां जो सर्वाक्षम होती हैं, सर्वाक्षम आकृतियां अनिवार्य रूप से समरूप भी होती हैं। लेकिन कोई समरूप आकृतियां हैं तो वो सर्वाक्षम होगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर उनकी भुजाएं समान है तो हो सकता भी है, लेकिन हमेशा सदैव सत्य हो ऐसा कोई जरूरी
नहीं है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई तीन आकृतियां हैं, तीन आकृतियां जैसे ए, बी और सी, पहली और दूसरी समरूप आकृतियां हैं, दूसरी और तीसरी समरूप आकृतियां हैं, तो पहली और तीसरी समरूप आकृतियां होगी। समझ आ रहा है? पहली और दूसरी आकृति अगर समरूप है, दूसरी और तीसरी आकृति समरूप है, तो पहली और तीसरी आकृति समरूप होती है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि समरूप के लिए एक चिन्ह का उपयोग करते हैं, सर्वाक्षर के लिए बराबर और फिर इस तरह का चिन्ह यूज करते हैं। इसे हम सर्वाक्षर के लिए यूज करते हैं। कोई दो त्रिभुज है, सर्वाक्षर है, तो उसके बीच में ऐसा चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार जब त्रिभुज को समरूप कहेंगे तो उसके लिए एक चिन्ह है। कोई भी दो त्रिभुज समरूप होंगे तो ये वाला चिन्ह यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि कोई दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसको कैसे लिखेंगे। उससे पहले हम ये प्रश्न हल कर लेते हैं। 6.1 के प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं। अभी हमने लिखा था सभी वृत्त जिसकी त्रिज्या अलग अलग होती है तो वो समरूप तो होते हैं लेकिन सर्वाक्षर नहीं होते। तो खाली समय क्या आएगा? समरूप। सभी वृत्त जिसके चार कोण होते हैं, पता है कक्षा 10 की विद्यार्थी यहाँ, तो वो कैसे सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, सर्वाक्षर नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज है वो समरूप होते हैं? रूप में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? समान माप की हो। आकार छोटा बड़ा हो सकता है, साइज छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन रूप एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो। ऐसे सभी त्रिभुज हो समरूप होते हैं, वो है समबाहु त्रिभुज। वो कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। अब हम कक्षा 10 में समरूप आकृतियों के बारे में, विशेष करके त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी समान भुजाओं का कोई बहुभुज है, समान भुजाओं का कोई बहुभुज है तो वह समरूप होगा। उसके लिए दो शर्तों का पालन होना जरूरी है। यदि समान भुजाओं का कोई बहुभुज, अब बहुभुज को आप जानते हैं क्या होता है? जिसके अंदर रेखाखंड होते हैं और बंद आकृति होती है। जैसे कि कम से कम तीन भुजाओं की, तीन रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, ये सारे किसके उदाहरण हैं? बहुभुज के उदाहरण हैं। तो समान भुजाओं का कोई बहुभुज समरूप तभी होगा, पहली शर्त संगत कोण समान हो। संगत कोण कैसे हो? समान हो। दूसरी शर्त संगत भुजाएं समान अनुपात की हो, यानी उनका अनुपात समान हो। कहने का मतलब यहां हम एक एग्जांपल ले लेते हैं त्रिभुज का ही। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास। जैसे यहाँ ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। मान लीजिए ये कोण है आपका 70 डिग्री, ये है 40 डिग्री, तो 70 और 40 110। 110 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। और मान लीजिए इसकी भुजा ये आपकी 6 सेमी है और ये 3 सेमी है। मान लीजिए ये आपकी 10 सेमी है, ये 5 सेमी है, 4 सेमी है, सॉरी
हम 4 सेमी 8 सेमी। अगर ऐसा है 4 सेमी 8 सेमी 3 6 5 और 10, आप यहाँ देख रहे हैं कि ए का संगत कोण कौन सा है। अगर वो रूप में देखने पर ए का एंगल किसके समान लग रहा है, पी के, तो इस ए पी के संगत कोण के बराबर है। बी कोण है वो क्यू कोण के संगत है। सी कोण है वो किसके संगत है, आर के संगत है। तो इनके पहली शर्त, ये बहुभुज है 3 भुजाओं का, तो त्रिभुज है। त्रिभुज में पहली शर्त है संगत कोण समान। जो संगत कोण समान है इनमें दोनों त्रिभुजों में। इसके अलावा संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब अनुपात समान हो सभी का। जैसे मैं ये कहूं कि ए बी की संगत भुजा कौन सी होगी, तो पी क्यू होगी। ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी, पी आर होगी। बी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, क्यू आर होगी। इन तीनों का अनुपात है वो एक जैसा हो। जैसे कि ए बी बटा ए बी की संगत भुजा है पी क्यू, ए बी है 4 पी क्यू है 5, तो क्या आ रहा है 1/2। इसी प्रकार ए सी की संगत भुजा है पी आर, ए सी है 3 पी आर है 6, तो क्या आएगा 1/2। इसी प्रकार बी सी की संगत भुजा क्या होगी, क्यू आर 5/10, ये भी 1/2। देखो सभी भुजाएं जो है उनका अनुपात क्या है, एक जैसा है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। लिखेंगे कैसे, गणितीय रूप में इसको इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज संगत कोण के बराबर संगत कोण लिखना है, क्रम ध्यान रखना है। अगर क्रम गलती से गलत लिखा तो गलत होगा। जैसे ए का संगत कोण कौन सा है, पी है, तो पी लिखना है। बी का संगत क्यू लिखना है। सी का संगत आर लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम इसको इस प्रकार लिखें, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, तो ये सही नहीं है, ये समरूप नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें समरूप त्रिभुजों को किस प्रकार लिखा जाता है। तो कोई भी बहुभुज है उसको समरूप होने के लिए 2 शर्तों का पालन करना जरूरी है। इन 2 शर्तों का पालन होने पर ही कोई 2 त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, एक गणितज्ञ थे थेल्स, उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि अगर कोई 2 त्रिभुज है हमारे पास और उनके संगत कोण समान है, जैसे कि हमें यहाँ भुजा नहीं दे रखी हो, मान लीजिए इनके संगत कोण 70 70 समान है। अगर कोई 2 त्रिभुज है और उनके संगत कोण समान है तो उनकी जो भुजाएं हैं उसका अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात अवश्य समानुपाती होगा, अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब अगर कोई 2 त्रिभुजों में पहली शर्त का पालन होता है तो दूसरी शर्त का पालन अपने आप होगा। अर्थात कोई 2 त्रिभुजों में कोण, तीनों कोण जो संगत कोण है वो समान है, तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो थेल्स ने ये सबसे पहले एक आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, आजकल उसे थेल्स प्रमेय ही कहते हैं, उनको देख के किया था। तो हम देखते हैं उनको एक समझाते हैं आपको कि थेल्स ने किस आधार पर उन्होंने ऐसा कहा। इसका उपयोग थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम कोई कोण लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको ले लेते हैं ए बी, कोई सी है, इस तरह से कोई कोण ले लेते हैं और ए से बी तक हम इसके अलग अलग भाग बना लेते हैं। और जैसे मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर एस, 1 2 3 4 5, यहाँ इसको मान लेता हूँ मैं बी। और हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो
जो ए पी है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, एस डी है, ये सभी समान है। मान लीजिए एक श्रेणी का मैं इसको ले लेते हैं इस तरह से, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। अगर हम बी से एक रेखा इस तरह से खींचें, जो यहाँ इस रेखा को एसी को एक बिंदु मान लेते हैं एफ पर काटे। अब हम बी एफ रेखा के समांतर कोई रेखा आर से खींचते हैं। ध्यान रहे, बी एफ के समांतर आर से कोई रेखा खींचे इस प्रकार, जो मान लीजिए ई पर एसी को प्रतिच्छेद करे। तो अगर आप स्केल से नापेंगे, यहाँ तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गए, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गए, अर्थात ए आर बटा आर बी, ए आर आपका 3 है, आर बी कितना है 2 है। अगर आप स्केल से ए ई को नापेंगे तथा ई एफ को नापेंगे, यानी कहने का मतलब ई ए सॉरी ए ई एफ 3/2 प्राप्त होगा। ये भी 3 होगा 3 से भी, और ये भी 2 से भी होगा। तो इससे ये निष्कर्ष मिला है कि कोई दो त्रिभुज हैं, जैसे कोई दो त्रिभुज जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ए एफ बी, दूसरा त्रिभुज ए ई आर, इन दो त्रिभुजों को देखें। इन दोनों त्रिभुजों में हमने ये कहा कि जो बी एफ है वह तथा आर ये है वो समांतर है, ये समांतर है। अब हम जानते हैं कि कोई समांतर रेखाएं हो और उसको तिर्यक रेखा काटे तो उनके एक ही ओर बनने वाले संगत कोण कैसे होते हैं, मान में समान होते हैं। अगर ये 50 डिग्री होता है तो ये भी 50 डिग्री होगा, कहने का मतलब। इसी प्रकार ये जो समांतर रेखाएं हैं और ये ए सी इसको तिर्यक रेखा काट रही है, अगर इसका कोण ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इस तरह से आप यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज ए आर ई में आर कोण है वो बी कोण के बराबर होगा, कोण ई है वो कोण एफ के बराबर होगा, और जो ए है वो तो दोनों में उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों के अंदर कॉमन है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि दो त्रिभुजों में उनके जो संगत कोण है वो तो कैसे मान में समान है। तो साथ में हमें ये भी प्राप्त हो गया है कि ए आर है ए आर बटा आर बी ए बटा ई एफ के बराबर है। इसका अनुपात भी बराबर है, 3/2 है, हम 3 की जगह ए लिख सकते हैं, 2 की जगह ई एफ लिख सकते हैं, तो ये भी बराबर है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इस परिणाम को हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय या आधारभूत अनुपाती प्रमेय भी कहते हैं। इस आधारभूत समानुपाती प्रमेय या अनुपाती प्रमेय को का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न हल करेंगे, और इसके उपयोग करते हुए हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इस आधारभूत समानुपाती प्रमेय से 100% पूछा जाता है हमेशा। इसके अलावा पूछा जाएगा आपके एक खाली जगह वाला कोई प्रश्न, रिक्त स्थान वाला प्रश्न, एक तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न, एक खाली जगह वाला प्रश्न, रिक्त स्थान वाला, ऐसा प्रश्न आएगा, उसको आपको करना पड़ेगा। 2 नंबर आपके हो गए। इसी प्रकार एक आएगा आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे, उसको हल करने हैं, तो वो आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इस तरह से हम 4 नंबर के प्रश्न त्रिभुज से हम करते हैं। क्या आपको ये बातें सब समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं आ रही तो भी बताएं। अब हम प्रश्नावली 6.2 पे
महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं और उनको समझने की कोशिश का एक प्रश्न लेते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हल करने वाला। जैसा कि ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें AD का मान दे रखा है, DB का दे रखा है, AE का मान है, EC का मान ज्ञात करना है, जो कि हम जानते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक या आनुपातिक प्रमेय से दे रखा है प्रश्न में कि ये जो BC है वह DE के समांतर है। ये प्रश्न में दे रखा है, पहला डायग्राम है, पहले प्रश्न का दूसरा डायग्राम आप खुद भी कर सकते हैं इसको देख के। उसी प्रकार का जो दूसरा प्रश्न है वो भी इसी प्रकार है, तो वो भी आप आराम से कर पाएंगे। एक प्रश्न समझ लीजिए, इसमें AD और DB, AD बटा DB, AE बटा EC। हम जानते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से यदि कोई त्रिभुज में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा इस तरह से खींची जाए कि वह शेष बची दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काटे, तो वो जो भाग बनेंगे दो भुजाओं के वह भाग है वह बराबर होंगे, उनका अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। यही हमने लिखा है कि AD बटा DB और AE बटा EC है। AD का मान है 1.5 सेमी, DB का है 3, AE का मान है 1 सेमी और EC का मान है ज्ञात करना। तो यहाँ EC कितना हो जाएगा, वज्र गुणा करके EC यहाँ 3 और 1 का गुणा 3, 1.5 इसके हम चले जाएंगे, 3 में 1 का भाग नहीं हो जाएगा, 2 बार गया, तो EC का मान क्या है 2 सेमी। क्या है EC का मान 2 सेमी। इस तरह से आपके जो पहले में दूसरा प्रश्न है अगर दे रखी है, इसी प्रकार आपका दूसरे में 2-3 प्रश्न दे रखे हैं, वो भी आप आराम से इस तरह से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से हल कर सकते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा प्रश्न है, आकृतियों में यदि LM समांतर है CD के तथा LN समांतर है CD के। यहाँ आकृति आपको दे रखी है, LM का है, देखिए LM ये समांतर है CD के, LN ये LN समांतर है CD के। तो सिद्ध करना है कि जो AM है ये बटा AD तथा जो AN है वह AD के बराबर होता है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करेंगे। दिया हुआ हमारे पास ये समांतर रेखाएं हैं और प्रश्न हल करेंगे। दिया है LN समांतर है CD के तथा LN समांतर है CD के। सिद्ध करना है AM AB N बटा AD। लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक आनुपातिक प्रमेय से हम जानते हैं कि जब समांतर हो तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज ABC में, देखिए आकृति में ABC का है ABC AB और C। ABC त्रिभुज में AM बटा MD आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से AM बटा MD AL बटा LC की बराबर होगा, AM बटा LC। इसी प्रकार त्रिभुज ADC में AL बटा LC AM बटा LD के बराबर होगा। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, उसको समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर आप यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1
वर्ग समीकरण 2 से AM तथा MD किसके बराबर हो जाएगा? AL बटा LC का मान ये AL बटा LC किसके बराबर है? AL बटा MD का। तो यहाँ इस AL बटा LC का मान रखेंगे AL बटा MD, लेकिन हमें तो ये सिद्ध करना है AM बटा AD और AM बटा AD। तो इसको AM MD के अंदर AM जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? AM जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हल करने के लिए इसका व्युत्क्रम करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके दोनों पक्षों में 1 जोड़ें तो ये AM बटा MD जुड़ जाएगा, तो वो हमारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो यहाँ व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम का मतलब अंश का हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, यानी कि MD बटा AM, MD बटा AM। फिर दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में क्या करते हैं? 1 जोड़ देते हैं। ऐसा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MD बटा AM प्लस 1 MD बटा AM प्लस 1। अब हम जानते हैं इसका एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा? AMD प्लस AM हो जाएगा बटा M MD बटा MD प्लस AM बटा AM, या MD तथा AM, देखो MD तथा AM जुड़ के क्या हो जाता है? टोटल AB। तो AB बटा AM। इसी प्रकार MD और AM जुड़ के AD हो जाता है बटा AM। लेकिन हमारे को आ रहा है AM बटा AB। देखिए ये है आपका 1 बटा AM। तो आपस उसका व्युत्क्रम करेंगे, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? AM बटा AB, AM बटा AD। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 भी सरल कर सकते हैं। इसी प्रकार का वो भी प्रश्न है। तो इस प्रकार हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है आपका, आकृति में DE और AC समांतर है, यानी ये DE और AC समांतर है। इसी प्रकार DF तथा AE समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो BF है, BF बटा FE वो BE बटा EC के बराबर है। तो हम आधारभूत समानुपाती प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। अगर हमारे ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपको दिखे तो हमें इस तरह से हम करना चाहिए। सबसे पहले दिया है, क्या लिखा है? DE समांतर है AC के, तथा और हमें क्या लिखा है? DF समांतर है A के। अब हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं? सिद्ध कर रहा है DF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपाती प्रमेय से हम जानते हैं त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज से और त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में जब हमें त्रिभुज ADE में ये दो भुजाएं समांतर दे रखी है, तो इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय से BD बटा DA BF बटा FE के बराबर होगा। बिल्कुल आपको शायद समझ में आ रहा होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? BD बटा DA BD बटा DA इसके बराबर होगा BF बटा FE के आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। इसी प्रकार त्रिभुज ABC
त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में ए सी और डी ई है वो समांतर है, तो बी डी बटा डी ए बी ई बटा ई सी होगा, अर्थात बी डी बटा डी ए बराबर होगा बी ई बटा ई सी। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, जैसा हमने पहले प्रश्न में किया उसी तरह दोनों की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से डी डी बटा डी ए बराबर डी एफ, ये डी डी बटा डी ए है वो मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख सकते हैं सीधा। तो हमें देखो सिद्ध करना है, क्या करना है, बी एफ बटा एफ ही सिद्ध करना है, किसके बराबर, बी बटा इसी के। तो ये मान बी डी का मान है वो ये मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए बी एफ बटा एफ ई इसके बराबर हो जाएगा बी बटा इसी के। इस तरह से हम इस प्रकार का प्रश्न देखो, बी एफ बटा एफ ई बी बटा इसी के बराबर है। क्या ऐसा प्रश्न परीक्षा में तो आप आराम से हल कर सकते हैं।